अगला अध्याय अध्याय 26 प्रवेश परीक्षा रैंकिंग। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में हर साल सिर्फ 2000 शिष्य ही शामिल होते थे और उनके सामने ये रैंकिंग सूची ऐसी लग रही थी जैसे इसमें भी लगभग 2000 नाम हो। इसका मतलब ये था कि अगर दोपहर की शारीरिक गुणवत्ता और दृढ़ता की परीक्षा में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई तो ये सूची तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में स्वीकार किए गए शिष्यों की अंतिम नाम सूची होगी। इस सूची को देखकर कोई कैसे शांत रह सकता है। डिंग हाओ भीड़ के किनारे पर खड़ा था, जहां से वह सूची में लिखे नामों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। किसी कारण से दाएं से बाएं शीर्ष 5 उम्मीदवारों के नाम लाल कागज से ढक दिए गए थे। शीर्ष 5 स्थान तो ले लिए गए थे, लेकिन उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए थे। केवल छठे स्थान से ऊपर वाले लोगों के नाम ही स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। डिंग हाओ 10वें स्थान पर रहे। दूसरे शब्दों में, डिंग हाओ की योग्यता उस सुबह प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले सभी युवाओं में शीर्ष 10 में थी। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इससे पता चलता है कि जिस तरह हमेशा ऊंचे पहाड़ से भी ऊंचा पहाड़ होता है, उसी तरह हमेशा मजबूत से भी ज्यादा ताकतवर कोई होता है। मैंने सोचा था कि मेरी ईश्वर जैसी समझ की क्षमता और दूसरे स्तर की धातु की मेरिडियन के कारण मुझे पहले से ही अलौकिक माना जाता है, और इसलिए मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझसे भी ज्यादा अलौकिक लोग होंगे। डिंग हाओ मन ही मन आश्चर्यचकित था। दुर्भाग्यवश चुन की तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय ने केवल अपनी रैंकिंग का खुलासा किया था, लेकिन प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा व्यक्तिगत मूल्यांकन में प्राप्त अंकों का नहीं, इसलिए वह ये निर्धारित नहीं कर सका कि उसके और उससे ऊपर या नीचे रैंक वाले प्रतिभागियों के बीच कितना अंतर था, और न ही यह कि इस अंतर का कारण क्या था। डिंग हाओ को जल्द ही पता चल गया कि उसकी कमजोरी संभवतः उसकी उम्र और उसकी मेरिडियन में थी। ... 1 घंटे बाद दोपहर का मूल्यांकन शुरू होने का समय आ गया। डिंग हाओ भीड़ के पीछे पीछे 5वें मूल्यांकन केंद्र तक गया। यह उनकी शारीरिक विशेषताओं का परीक्षण था। किंवदंती के अनुसार इस अनंत भूमि पर अनगिनत लोग प्राचीन दिव्य प्राणियों के वंशज थे। समय बीतने के कारण इस सिद्धांत को साबित करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि आज भी इस दुनिया में सभी लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जिनके शरीर में अभी भी दिव्य प्राणियों के खून का निशान था। हालांकि यह निशान मुश्किल से ही पता लगाया जा सकता था, लेकिन एक बार सक्रिय होने के बाद यह बहुत शक्तिशाली हो सकता था। जिन लोगों का रक्त समूह ऐसा होता है, उनमें युद्ध कला की साधना में अविश्वसनीय प्रतिभा होती है। उनकी प्रतिभा उन लोगों से भी कहीं ज्यादा होती है जिनमें जन्मजात दिव्य शारीरिक गुण होते हैं। इन लोगों को रक्त से मार्शल कलाकार के रूप में जाना जाता था। यह 5वां मूल्यांकन केंद्र था, जहां सभी युवकों के रक्त के माध्यम से मार्शल आर्टिस्ट की शारीरिक विशेषताओं का परीक्षण किया जाता था। यह एक सरल परीक्षण था। सभी युवा एक पंक्ति में खड़े होकर बारी बारी से फर्श पर रखी एक रहस्यमयी मार्शल तलवार की तस्वीर के पास से गुजरते हैं। जब वे ऐसा करते हैं तो चांदी के लबादे में लिपटा एक बुजुर्ग इस संरचना की प्रतिक्रिया पर ध्यान देता है ताकि अंतिम परिणाम निर्धारित किया जा सके। साथ ही चूंकि रक्त के आधार पर मार्शल कलाकार बहुत दुर्लभ और बहुमूल्य होते हैं, इसलिए परिणामों की सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की जाएगी, बल्कि इसे एक अज्ञात परिणाम माना जाएगा और अंतिम स्कोर के लिए इसे ध्यान में रखा जाएगा। डिंग हाओ भी लाइन में शामिल हो गया और रहस्यमय वैवाहिक तलवार के चित्र के पास से चला गया। यह तलवार की तस्वीर भ्रामक रूप से सामान्य लग रही थी, लेकिन कुछ तलवारों के पैटर्न जो एक नीली चट्टान पर उकेरे गए थे और पतली नक्काशी द्वारा एक साथ जुड़े हुए थे, उनमें रहस्यमय दिव्य शक्ति के निशान थे जो हर उस व्यक्ति के शरीर को स्कैन करते समय तरंगित होते थे जो उनके पास से गुजरता था। डिंग हाओ धीरे धीरे इस तलवार की तस्वीर के पास से गुजरा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। चांदी की पोशाक पहने हुए बुजुर्ग व्यक्ति पूरे समय भाव शून्य रहे, न तो मुस्कुराए और न ही किसी की ओर सिर हिलाया। इसलिए कोई भी उनके हाव भाव से यह नहीं बता सकता था कि उनमें रक्त शारीरिक विशेषता वाले मार्शल कलाकार हैं। यह मूल्यांकन शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिंग हाओ की बारी खत्म होने के बाद वह किनारे पर खड़ा रहा और ध्यान से जमीन पर तलवार की तस्वीर को देखता रहा। दुर्भाग्य से वह आगे कुछ भी नहीं समझ पाया और अंततः निराश होकर अपना सिर हिलाते हुए कार्यक्रम स्थल से चला गया। ... अंतिम मूल्यांकन दृढ़ता की परीक्षा थी। सभी मार्शल कलाकारों के लिए प्रतिभा और मेरिडियन जैसे जन्मजात गुणों के अलावा जादुई मार्शल आर्ट के विकास के लिए इच्छाशक्ति और दृढ़ता भी बहुत महत्वपूर्ण थी।
जन्मजात गुण ही सब कुछ नहीं थे। इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो असाधारण जन्मजात गुणों से संपन्न थे, लेकिन अंत में वे औसत दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट बन गए। ऐसे लोग भी थे जिन्हें बेकार समझा जाता था, लेकिन वे अविश्वसनीय दृढ़ता और दृढ़ इच्छाशक्ति के माध्यम से ताकतवर लोगों के बीच अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय ने अपनी स्थापना के 1000 साल बाद पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित आकलन का एक सेट तैयार किया था। उन्होंने जो परीक्षण तैयार किए थे उनमें से एक परीक्षण दृढ़ता का था। उनके मूल्यांकन का तरीका पहले की रक्त रेखा के परीक्षण के समान ही था। इन युवकों को तलवारों की एक बड़ी तस्वीर दिखाई गई। फर्क सिर्फ इतना था कि इस संरचना में एक भयानक दबाव था। एक बार जब कोई इस संरचना में प्रवेश करता था, तो उसे अचानक ऐसा महसूस होता था कि वह 500 किलोग्राम वजनी कोई वस्तु उठा रहा है। यह बेहद कठिन था। इन युवकों को एक पंक्ति में चुपचाप बैठना था और उनका मूल्यांकन पंक्ति में बिताए गए समय के आधार पर किया गया। यह वास्तव में किसी की दृढ़ता को परखने का एक उत्कृष्ट तरीका था। डिंग हाओ सहित 100 लोगों को तलवार गठन चित्र संख्या 8 में नियुक्त किया गया। एक बार जब वे सभी क्रॉस लेग करके बैठ गए और शुरू करने के लिए तैयार हो गए, तो चांदी के लिबादे में लिपटे बुजुर्ग जो गठन के बाहर खड़े थे, ने फिर गठन को सक्रिय कर दिया। अचानक जगह का गुरुत्वाकर्षण बल कई गुना बढ़ गया, जैसे कि एक प्राचीन पर्वत अप्रत्याशित रूप से उनकी पीठ पर दबाव डाल रहा हो। समूह में से कुछ लोग पर्याप्त रूप से तैयार नहीं थे और जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर गए। 3 या 4 मिनट से भी कम समय में कुछ लोग दर्द से चिल्लाने लगे और मूल्यांकन से पीछे हट गए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो तुरंत बेहोश हो गए और उन्हें संरचना के बाहर स्टैंड बाय पर खड़े तीसरी पीढ़ी के शिष्यों द्वारा बाहर ले जाया गया। जल्द ही दल में शामिल 100 लोगों में से केवल 60 ही बचे। प्रतिभागियों में से अधिकांश ने अपनी भौहें कसकर एक दूसरे से सटा ली थी और अपनी आंखें बंद करके अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। उनके माथे, गालों और पीठ पर सेम के आकार जितनी बड़ी पसीने की बूंदें लुढ़क रही थी। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो वजन सहन नहीं कर पाए और अपने होठों को तब तक काटते रहे जब तक कि उनमें से खून नहीं निकलने लगा। उनके मुंह के कोनों से गहरे लाल रंग के खून के निशान टपकते देखे जा सकते थे और उनके शरीर से हड्डियों के टूटने की आवाजें आती हुई सुनाई दे रही थीं। बेशक ऐसे लोग भी थे जो बहुत शांत थे। उनके पास मार्शल आर्ट का एक बहुत ही ठोस आधार था और उनके शरीर में एक हल्की चमक थी जो इस बात का संकेत था कि उन्होंने क्यूई को समझ लिया था। वे तब इस क्यूई का उपयोग अपने शरीर पर जमा हो रहे दबाव का विरोध करने के लिए कर सकते थे, जो गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करने के लिए केवल अपने भौतिक शरीर पर निर्भर रहने से कहीं अधिक आसान था। डिंग हाओ एकमात्र अपवाद था। पहाड़ की गुफा में चमत्कारी मुठभेड़ के बाद उनके शरीर में पूरी तरह से बदलाव आ गया था। उनकी शारीरिक शक्ति अब एक छिद्र वाले योद्धा के बराबर थी। उनकी हड्डियां मजबूत थीं और उनमें 1000 किलोग्राम का बल था, जिससे वे बाकी लोगों से बहुत आगे खड़े थे। चूंकि यह उसके लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसका चेहरा शांत था और उसके पास अपने आसपास के लोगों के चेहरे के भावों को करीब से देखने का भी समय था। क्या उस आदमी को झांग फैन के नाम से नहीं जाना जाता? जियांग टाउन का युवा मास्टर ली कैनयांग भी है। डिंग हाओ को अचानक एहसास हुआ कि उसके ऊपरी दाहिने हिस्से में एक सांवले रंग का युवक बैठा है जिसकी मांसपेशियां उसकी नंगी छाती पर लहरा रही थीं। यह वही युवक था जिससे वह संपत्ति के परीक्षण में मिला था, वह युवक जिसके बारे में यह निर्धारित किया गया था कि वह खराब गुणों वाला है और दूसरे दर्जे का पृथ्वी स्तर का शिकारी है, झांग फैन। संभवतः इस तथ्य के कारण कि वह अक्सर शिकार करता था, झांग फैन की शारीरिक शक्ति अन्य लोगों की तुलना में अधिक मजबूत थी। सूरज की रोशनी में उसकी मांसपेशियां चमक रही थीं, बिल्कुल चाकू या कुल्हाड़ी की तरह, पूरी ताकत और शक्ति से भरी हुई। इस वजह से वह इस फॉर्मेशन में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर पाया। हालांकि उसका शरीर पसीने की बूंदों की परत से ढका हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे दर्द हो रहा है। झांग फैन के बगल में जियांग टाउन के खूबसूरत युवा मास्टर ली कैनयांग बैठे थे। वे अपनी आंखें बंद करके पैरों पर पैर रखे बैठे थे। उनका चेहरा शांत और आराम से था, किसी ऐसे व्यक्ति की तस्वीर जो आराम से बैठा हो। अगला अध्याय 27। एक अच्छा काम। समय उड़ गया। उसके आसपास के लोगों की संख्या लगातार कम होती गई। 4 घंटे बाद तलवार गठन चित्र संख्या 8 में केवल 10 युवक बचे थे, जिनमें डिंग हाओ, झांग फैन और ली कैनयांग शामिल थे।
अन्य लोगों ने असहनीय दर्द के कारण या तो इस दौर को छोड़ने का फैसला किया था, या बेहोश हो गए थे और उन्हें गठन से बाहर ले जाया गया था। डिंग हाओ को तनाव महसूस होने लगा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, इस संरचना के भीतर दबाव भी धीरे धीरे बढ़ता गया। इस समय ये पहले से ही लगभग 10 गुना अधिक था। झांग फैन स्पष्ट रूप से टिके रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसका पूरा शरीर सोयाबीन के बराबर पसीने की बूंदों से ढका हुआ था और तीव्र दर्द के कारण उसकी सामान्य विशेषताएं एक भयानक चेहरे में बदल गई थी। उसके होंठ लगभग उन पर काटने से नष्ट हो गए थे और उसके होठों से गहरे लाल रक्त की धाराएं उसकी छाती तक बह रही थी। उसे सहारा देने के लिए उसकी हथेलियां जमीन पर मजबूती से टिकी हुई थी और उसका पूरा शरीर असंतुलित रूप से हिल रहा था क्योंकि वह अकल्पनीय दर्द को सहन करना जारी रखता था। शेष बचे 10 प्रतिभागियों में से डिंग हाओ और झांग फैन ही ऐसे 2 लोग थे जिन्होंने इस दबाव का विरोध करने के लिए जादू का प्रयोग नहीं किया। ली कैनयांग का सुंदर चेहरा भी, जो पहले आराम की तस्वीर था, अब दर्द से विकृत हो गया था। उसका सफेद लबादा भी पसीने से भीगा हुआ था और उसके शरीर से आसमानी नीली हल्की चमक अंदर बाहर झिलमिला रही थी क्योंकि वह इस दबाव का विरोध करने के लिए क्यूई पर निर्भर था। यही वह क्षण था जब दृढ़ता की असली परीक्षा शुरू हुई। इतने जबरदस्त दबाव में हर मिनट और सेकंड में ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य छोटा चाकू शरीर से मांस काट रहा हो। ऐसा लगता था जैसे कोई व्यक्ति विच्छेदन द्वारा धीमी मौत का अनुभव कर रहा हो और दर्द अवर्णनीय था। किसी की इच्छा शक्ति में कमजोरी का एक पल भी उस व्यक्ति को बेहोश कर सकता था। धप। कोने में बैठा एक युवक अंततः इसे सहन नहीं कर सका और बेहोश हो गया। 15 मिनट बाद धप धप 4 अन्य युवक बेहोश हो गए। अगले 30 मिनट के बाद केवल डिंग हाओ, ली कैनयांग और झांग फैन ही तलवार गठन चित्र संख्या 8 में बचे थे। इस समय डिंग हाओ को तीव्र दर्द का अनुभव हो रहा था। तलवार निर्माण चित्र में कुछ बदल गया था और अब उन्हें झेलने वाले भारी दबाव के अलावा उन्हें एक आभा के रूप में एक अतिरिक्त दबाव का सामना करना पड़ा जो कि एक विशेषज्ञ मार्शल कलाकार से संबंधित प्रतीत होता था जो उस क्षेत्र में व्याप्त था और व्यक्ति की आत्मा को प्रभावित करता था। यह दर्द विच्छेदन की यातना से 1000 या 10,000 गुना अधिक था। यह नरक में कड़वाहट के पौराणिक समुद्र की तरह था और पर्याप्त इच्छाशक्ति के बिना ऐसे स्थिति में आने पर वे अपना दिमाग भी खो सकते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फिर भी हार जाऊंगा, तुमसे हार जाऊंगा। पास में ली कैनयांग, जिसकी आंखें कसकर बंद थीं, ने अचानक अपनी आंखें खोली और डिंग हाओ को घूरते हुए देखा, हारने की अनिच्छा से भरा हुआ। फिर उसका शरीर अचानक लड़खड़ाया और उसके मुंह से ताजा खून निकला और फिर वह बेहोश हो गया। यह पता चला कि जियांग टाउन के इस षड्यंत्रकारी युवा स्वामी ने पहले से ही डिंग हाओ को नोटिस कर लिया था और वह गुप्त रूप से उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्यवश वह टिक नहीं सके और अंततः डिंग हाओ से हार गए। तुरंत ही तीसरी पीढ़ी के 4 शिष्य दौड़े और अचेत पड़े ली कैनयांग को दल से बाहर ले गए। डिंग हाओ ने अपना सिर हिलाया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ली कैनयांग ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया है, जिससे उसे आगे निकलना है। ऐसा लग रहा था जैसे उनके असाधारण प्रदर्शन ने पहले भी कई प्रतिभाओं का ध्यान आकर्षित किया था। डिंग हाओ अपनी अंतिम सीमा पर पहुंचने वाला था। अब तक उसने अपनी क्यूई का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि यहां तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर था। जैसे ही वह दबाव कम करने के लिए अपनी क्यूई का इस्तेमाल करने वाला था, उसकी नजर अचानक झांग फैन पर केंद्रित हो गई। ये युवक, जो एक शिकारी था, लगभग एक रक्त व्यक्ति में परिवर्तित हो गया था। उसके पसीने की जगह खून की बूंदें आ गई थी जो उसके शरीर के हर छिद्र से बह रही थी। ये खून की एक नदी बन गई थी जो उसके पूरे शरीर पर पेस्ट की तरह फैल गई थी। अगर उसका शरीर अभी भी थोड़ा कांप रहा होता, उसकी छाती सांस लेने में तकलीफ के साथ ऊपर नीचे हो रही होती और उसकी आंखें अभी भी फड़क रही होती, तो कोई यह मान लेता कि वह पहले ही बेहोश हो चुका है। उसकी इच्छाशक्ति इस्पात की तरह मजबूत थी। डिंग हाओ समझ सकता था कि झांग फैन इतनी जिद पर क्यों अड़ा हुआ था। आखिरकार वह पहले से ही 14 साल का था और संपत्ति के पिछले परीक्षण के दौरान उसका प्रदर्शन औसत था। इसका मतलब था कि तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में प्रवेश करने की उसकी संभावनाएं बहुत कम थीं, इसलिए उसे उम्मीद की एक रजत जीतने के लिए भी शुद्ध मानवीय शक्ति पर भरोसा करके इस अंतिम मूल्यांकन के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा।
डिंग हाओ उन शिकारियों को भी देख सकता था जो झांग फैन के साथ तलवार के गठन वाली तस्वीर के बाहर उत्सुकता से स्थिति की निगरानी कर रहे थे। उनकी आंखें आशा से भरी हुई थीं। दरअसल इन साधारण शिकारियों के लिए झांग फैन की दृढ़ता शायद उनकी सबसे अच्छी उम्मीद थी। डिंग हाओ ने अपना सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचा। फिर उसने दबाव का विरोध करना बंद कर दिया और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया ताकि तलवार की संरचना वाली तस्वीर को छोड़ सके। तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय की परंपरा के अनुसार हर तलवार निर्माण चित्र में बचे अंतिम प्रतिभागी को बोनस अंक प्राप्त होंगे। डिंग हाओ आगे बढ़ सकता था, लेकिन वह इस साधारण युवक से प्रभावित हो गया था। डिंग हाओ को अचानक लगा कि उसे इस संघर्षशील युवक को बोनस अंक प्राप्त करने देना चाहिए। इससे उसे तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन भी मिल सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे ही डिंग हाओ झांग फैन के पास से गुजरा, खून से लथपथ उस आकृति ने अपने होठों से ये शब्द निकाले, जो पहले ही नष्ट हो चुके थे। डिंग हाओ ने उसे हल्की सी मुस्कान दी। शुभकामनाएं। फिर वह तलवारनुमा चित्र से बाहर निकल आया। चांदी के लबादे में सजे बुजुर्ग और तलवार की संरचना वाली तस्वीर के बाहर खड़े तीसरी पीढ़ी के शिष्य सभी एक ही अजीब भाव से डिंग हाओ को देख रहे थे। अन्य युवक जो अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने भी डिंग हाओ को पहले से अधिक गर्मजोशी से देखा। हर कोई यह बता सकता था कि डिंग हाओ अपने समूह में सबसे शांत व्यक्ति था और वह आसानी से आगे बढ़ सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने जानबूझकर संघर्षरत युवक को पहले आने दिया। युवा स्वामी, धन्यवाद, धन्यवाद। कई शिकारी डिंग हाओ के पास आए और अपना आभार व्यक्त किया। उनमें से एक अधेड़ उम्र का 40 वर्षीय व्यक्ति था जो संभवतः झांग फैन का पिता था। उसका शरीर लोहे के टॉवर जैसा था, उसकी त्वचा काली थी और उस पर निशान थे। बोलते समय उसने कृतज्ञता में डिंग हाओ के सामने घुटने टेक दिए। डिंग हाओ ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। अंततः प्रवेश परीक्षाएं रात होने से 6 घंटे पहले समाप्त हो गईं। उस दिन की प्रवेश परीक्षा में करीब 10,000 युवकों ने भाग लिया था, लेकिन तलवारबाजी सीखने वाले संप्रदाय में प्रवेश पाने का मौका 1000 से भी कम लोगों को मिला, जो इस बात का प्रतिबिंब था कि पूरी प्रक्रिया कितनी कष्टकारी और क्रूर थी। जिन लोगों को हटा दिया गया था, उन्हें तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में रात बिताने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्हें अगली सुबह वहां से चले जाना था। जिन लोगों को अभी भी तलवारबाजी की इच्छा रखने वाले संप्रदाय में प्रवेश करने का मौका मिला था, संप्रदाय ने उनका आतिथ्य बढ़ाया और उन्हें अतिथि आवासों तक ले जाया गया। प्रवेश परीक्षाएं दूसरे दिन भी जारी रहीं। हमेशा की तरह प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए दूर दूर से कई थके हारे युवक आए थे। दूसरे दिन भी उनके चेहरों पर खुशी और निराशा के वही भाव दिखे। रैंकिंग सूची को तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के घोषणा बोर्ड पर अद्यतन किया जाना जारी रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, सूची में नाम बदलते रहे। डिंग हाओ की रैंकिंग में गिरावट जारी रही। दूसरे दिन की प्रवेश परीक्षा के बाद 1100 प्रतिभागियों में से वे 10वें स्थान पर थे, लेकिन अब 35वें स्थान पर हैं। सूची में शीर्ष 10 लोगों के नाम लाल कागज से ढके हुए थे। कोई नहीं जानता था कि वे कौन थे। अध्याय 28 ग्रेटर यार्ड नंबर 8। दूसरे दिन डिंग हाओ ने रहस्यमय किशोर भाई बहनों की तलाश में काफी समय बिताया। दुर्भाग्य से उसने कभी ZGU और डिंग डिंग को नहीं देखा था, और इसलिए वह उन किशोर लड़कियों के भाग्य के बारे में नहीं जानता था जिन्होंने इतना कुछ सहा था। उसने अनुमान लगाया कि उनके भाग्य के बुरे होने की संभावना अधिक थी। ZGU के लिए तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय की प्रवेश परीक्षा पास करना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि उसका शरीर कमजोर है। परीक्षण तीसरे दिन भी जारी रहा। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय की पूरी नामांकन प्रक्रिया 6 दिनों तक चली। पहले दिन तो अधिकांश दर्शकों ने जल्दी पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे दिन दर्शकों की संख्या कम होने लगी। पिछले 6 दिनों में 500 मील के दायरे से 40,000 से ज्यादा किशोर प्रवेश परीक्षा के लिए आए थे। आखिरकार केवल 2020 किशोर ही आधिकारिक तौर पर परीक्षा पास कर पाए और तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय की प्रतीक्षा सूची में शिष्य बन गए। छठे दिन की शाम को परीक्षण में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के नाम और उनकी रैंकिंग दर्शाने वाला एक रजिस्टर घोषणा क्षेत्र में प्रकाशित किया गया। ये बात सामने आई कि डिंग हाओ की रैंकिंग अंततः नामात्र सूची में 100वें स्थान पर आ गई। ली येरुओ को 430वें स्थान पर रखा गया।
जियो चेंगक्सुआन को 563वें स्थान पर रखा गया। ली चानयान को 199वां स्थान मिला। काओ यान को 1213वां स्थान मिला। यहां तक कि झाओ जिंगचेंग, जिसे डिंग हाओ ने बुरी तरह पीटा था, भी प्रवेश परीक्षा पास करने में कामयाब रहा, उसे 2017वां स्थान मिला। डिंग हाओ को इस बात से राहत मिली कि शिकारियों के परिवार से आने वाला और अपने भाग्य से जूझ रहा किशोर झांग फैन किसी तरह 2020वां स्थान प्राप्त करके तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय की प्रतीक्षा सूची में एक शिष्य के रूप में अपने लिए स्थान सुरक्षित करने में कामयाब रहा। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, डिंग हाओ को 2020 के प्रतिभागियों की सूची में ZGU का नाम नहीं मिला, जिन्हें प्रतीक्षा सूची में रखा गया था। लगता है कि जिद्दी और बेहद खूबसूरत किशोरी लड़की वाकई चयनित होने में विफल रही है। अब वे कहां गए होंगे? मुझे यकीन है कि अब वह बहुत दुखी और निराश होगी। बिना किसी चेतावनी के डिंग हाओ के दिल में उदासी और निराशा की भावना आ गई। पहले की तरह नामांकन सूची में पहले 20 नाम पूरी तरह से लाल कागज से ढके हुए थे। इन उम्मीदवारों के नाम छिपे हुए थे और कोई नहीं जानता था कि वे कौन हैं। ये सब बेहद रहस्यमय लग रहा था। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय द्वारा अपने प्रतिभाशाली शिष्यों की रक्षा के लिए यही तरीका अपनाया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि पहले 20 उम्मीदवार ही असली असाधारण प्रतिभाएं थीं जिन्हें संप्रदाय ने नामांकन प्रतियोगिता से प्राप्त किया था। उनमें से ज्यादातर शायद मजबूत वंश के मार्शल कलाकार थे। ऐसे उम्मीदवारों में रहस्यमयी रक्त वंश के अवशेष थे जिनमें बहुत शक्ति थी। तलवारबाजी चाहने वाला संप्रदाय अब इन 20 प्रतिभाओं को प्रतिद्वंद्वी संप्रदायों द्वारा अवैध शिकार या हत्या से बचाने के लिए गोपनीयता की विधि का उपयोग कर रहा था। 60,000 में से 2020 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करना एक अत्यंत कठिन एवं क्रूर प्रक्रिया थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह तथ्य कि डिंग हाओ अपने द्वितीय श्रेणी के मध्याह्न रेखाओं के साथ अंततः 100वें स्थान पर आने में सफल रहा था, पहले से ही अत्यंत उल्लेखनीय था। डिंग हाओ इस परिणाम से बेहद संतुष्ट थे। हालांकि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के परीक्षण में कुछ अनदेखी की गई थी। गुफा में एडवेंचर प्रांत से गुजरने के बाद, जिसके कारण उसके शरीर में अजीबोगरीब परिवर्तन होने लगे, साथ ही कृपाण और तलवार की आभासी छवि में छिपे विशाल रहस्य को भी जानने के बाद, डिंग हाओ के पास अब एक ऐसा आत्मविश्वास था जिससे वह खुद भी हैरान था। वह जानता था कि जिस क्षण उसके भीतर छिपी सारी क्षमताएं सामने आ जाएंगी, वह निश्चित रूप से पहले 20 स्थानों पर रैंक करने वाली असाधारण प्रतिभाओं से पीछे नहीं रहेगा। अंतिम परिणामों की घोषणा के साथ ही तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय का पहाड़ी प्रवेश द्वार, जो एक समय में हलचल से भरा हुआ था, पुनः शांतिपूर्ण स्थिति में लौट आया। पहले 20 स्थानों पर रैंक किए गए शिष्यों के अलावा, जिन्हें विशेष उपचार दिया गया था, शेष 2000 किशोरों में से प्रत्येक को तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के रसद विभाग से प्रतीक्षा सूची में एक शिष्य के कपड़े, कमर टोकन और एक लंबी तलवार मिली। फिर उन्हें रात के लिए अस्थायी रूप से अतिथि क्वार्टर में नियुक्त किया गया। प्रत्येक किशोर को एक छोटी पुस्तिका दी गई जो एक गाइडबुक के समान थी। इसमें अगले कुछ दिनों में होने वाली प्रत्येक घटना का विस्तार से वर्णन किया गया था। डिंग हाओ पहाड़ के पीछे झुगी बस्ती में लौट आया। उसने अपने सामान को पैक किया और फिर अपने गेस्ट रूम में लौट आया। फिलहाल उसे फूस के घर में वापस लौटने की जरूरत नहीं थी। 7वें दिन, तलवारबाजी चाहने वाला संप्रदाय मामलों को संभालने में अत्यंत कुशल था। उसी सुबह 2000 शिष्यों को ठोस प्रबंध और कार्य सौंपे जा चुके थे। किशोरों को 400-400 की टीमों में विभाजित किया गया और उन्हें 5 सदनों में विभाजित किया गया, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और मध्य। इसके बाद उन्हें पहाड़ी शिविर के संबंधित क्षेत्र में रहने की व्यवस्था की गई। उनका नेतृत्व अलग अलग प्रशिक्षकों, गुरुओं और वरिष्ठ भाइयों द्वारा किया गया, जिन्होंने उन्हें कुंग फू और अन्य प्रकार के बुनियादी ज्ञान दिए। किसी को नहीं पता था कि उन्हें समूहीकृत करने के लिए किस तरह के निर्णायक मानदंडों का उपयोग किया गया था। इस व्यवस्था का उद्देश्य किशोरों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना भी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि छोटी पुस्तिका में नियम बहुत स्पष्ट रूप से बताए गए थे कि हर पखवाड़े 5 सदनों, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और मध्य के बीच एक बड़ी कुंग फू प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य ये निर्धारित करना था कि प्रत्येक सदन को अगले महीने के लिए कितनी गुणवत्ता वाली जड़ी बूटियां, दवाएं और विभिन्न संसाधन मिलेंगे। डिंग हाओ को हरे शर्ट के पूर्वी घर में नियुक्त किया गया था।
उस रात उसे सामने पहाड़ पर अपना पहला आवास मिला, पूर्वी घर के 8वें यार्ड में पहला कमरा जो हरे शर्ट का था। आसपास का वातावरण दिव्य क्षेत्र की तरह ही सुंदर था। अरे, यह 8वें यार्ड का पहला कमरा है, एक शुभ संख्या। हाँ हाँ, शाबाश, उसने सोचा। डिंग हाओ ने अपना सामान अपनी पीठ पर उठाया और चाबी थामे रहा। जब वह हरे पत्थर के एक यार्ड के सामने पहुंचा, और जब उसने आंगन के आकार को देखा, साथ ही पत्थर के कमरे को भी देखा, जो महल के हॉल जितना विशाल था, तो वह अपने दिल में उत्साह की लहरों को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। पीछे पहाड़ों पर स्थित उसकी फूस की झोपड़ी की तुलना में ये स्वर्ग था। तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय की प्रतिष्ठा स्नो प्रांत के प्रमुख स्कूलों में से एक के रूप में अच्छी तरह से अर्जित की गई थी। इसकी संपत्ति बहुत अधिक थी और यह अपने शिष्यों के प्रति बिल्कुल भी कंजूस नहीं था। डिंग हाओ ने सोचा, अब से इस स्वर्ग जैसे पहाड़ पर आखिरकार मेरा अपना एक कमरा होगा। उसने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला और आंगन में प्रवेश किया। उसके बाएं, दाएं और बीच में क्रमशः 3 पत्थर के कमरे थे। बीच में स्थित पत्थर का कमरा सूर्य की ओर मुख करके खड़ा था और सबसे विशाल था। प्रत्येक पत्थर के कमरे के सामने एक सीधा और हरा भरा पुराना देवदार का पेड़ था। आंगन अपने आप में बहुत विशाल था और उसके बीच में एक पुराना पानी का कुआं था। धब्बेदार कुएं पर रस्सी के निशान थे और काले धातु से बनी एक पानी की बाल्टी थी और उसके बगल में एक बच्चे की बाह जितनी मोटी रस्सी थी। कमरा नंबर 1। अरे, ये बीच में सबसे बड़ा है। मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है, हाँ। डिंग हाओ तेजी से पत्थर के कमरे के सामने गया और उसने अपनी चाबी उस बड़े से तांबे के ताले के छेद में डाली। उसने ताला खोला और कमरे के पत्थर के दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि दरवाजा हिला तक नहीं। क्या इस दरवाजे में भी कोई छिपी हुई व्यवस्था हो सकती है? करीब से जांच करने के बाद ही डिंग हाओ को एहसास हुआ कि हरे पत्थर के दरवाजे पर पतली, बाल जैसी रेखाएं उकेरी गई थीं। नक्काशी फैल गई और पूरे पत्थर के कमरे की सभी दीवारों को ढक गई। वो समझ नहीं पाया कि वे मानव निर्मित थे या प्राकृतिक, और चूंकि वे बहुत बारीक थे, अगर कोई दीवारों और दरवाजे की सावधानीपूर्वक जांच नहीं करता, तो वह उन्हें बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाता। डिंग हाओ ने अपनी हथेली से नक्काशी को धीरे से छुआ, और अचानक दीवारों पर एक बड़ा बल भेजा। पत्थर का कमरा अभी भी शांत बना हुआ था। डिंग हाओ की हथेली द्वारा प्रेषित बल लगभग 1 टन वजन के बराबर था। किसी भी साधारण चट्टान के टुकड़े पर दरारें दिखाई दे सकती थीं, लेकिन पत्थर के कमरे की दीवारों पर कोई नुकसान दिखाई नहीं दे रहा था। ये नक्काशी वास्तव में कमरे के निर्माण के बाद बनाई गई थी। मेरा मानना है कि इनका उद्देश्य तलवार निर्माण मानचित्र के समान ही है, पत्थर के कक्ष की सुरक्षा और रखरखाव करना, उसने सोचा। जैसे ही वह पत्थर के दरवाजे को जोर से खोलने वाला था, उसके पीछे से एक हैरान करने वाली आवाज आई। आप भी 8वें यार्ड में हैं। डिंग हाओ ने झांक फैन की अप्रत्याशित आकृति देखी। वह किशोर था जो शिकारियों के परिवार से आया था। उसके हाथों में कई तरह के सामान थे और वह अपने पिता और साथ ही ग्रामीणों के साथ झांक फैन को आश्चर्य से देख रहा था। उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव भी था। अध्याय 29। एक यार्ड में 3 रूममेट। तुम्हें भी ग्रीन शार्ट्स की ईस्टर्न अकादमी में नियुक्त किया गया है। 8वें यार्ड में। हाँ, ये वाकई बहुत बढ़िया है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अब हम रूममेट हैं? डिंग हाओ ने कहा। वह भी प्रसन्न था, उसे इस लचीले और जिद्दी किशोर के बारे में अच्छी धारणा थी। मुझे अभी भी उस समय मुझे स्वीकार करने के लिए आपको धन्यवाद देने का अवसर नहीं मिला है। अगर इच्छाशक्ति के परीक्षण के दौरान मुझे 10 बोनस अंक नहीं मिलते, तो मुझे तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में स्वीकार नहीं किया जा सकता था। एक बार जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा, तो मेरे लिए मार्शल आर्टिस्ट बनने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी, झांग फैन ने कहा। वह सचमुच बहुत भावुक हो गया। उसके सामने खड़ा वह सौम्य दिखने वाला किशोर जो मंद मंद मुस्कुरा रहा था, वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आखिरकार उसकी किस्मत बदल दी थी। आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, यह आपकी अपनी दृढ़ता का फल था। अगर आपने शुरू में ही हार मान ली होती, तो मैं अंत में आपकी मदद नहीं कर पाता, डिंग हाओ ने जवाब दिया। हाँ, ये सोचकर कि मेरे बच्चे को इतनी अच्छी किस्मत मिलेगी। अपनी यात्रा में उसे लगातार परोपकारी लोग मिले हैं और अब वह तुम्हारे साथ रूममेट भी बन गया है, झांग फैन के पिता ने जोरदार हंसी के साथ कहा, यहां तक कि वह शिकार से प्राप्त सभी विशेष स्थानीय उपज को डिंग हाओ को देना चाहते थे।
सीधी सादी बात करने वाला शिकारी बहुत बड़ा था और उसका नंगा धड़ जानवरों की खाल से ढका हुआ था। उसका शरीर, जो पिघले हुए लोहे से बना हुआ लग रहा था, मोटे तौर पर निशानों से ढका हुआ था। जाहिर है कि ये निशान किसी खूंखार जानवर के थे। यह एक अनुभवी शिकारी था जो अनगिनत लड़ाइयों से गुजरा था। जब वे आंगन में बातें कर रहे थे तो बाहर से कदमों की आवाज आई। बैंगनी रंग का लंबा लबादा पहने एक किशोर, जिसके सिर पर बैंगनी रंग का पट्टा बंधा था, अंदर आया। उसके पीछे चमड़े का कवच पहने 8 बलिष्ठ अंगरक्षक चल रहे थे। बैंगनी रंग के कपड़े पहने उस युवक की त्वचा सफेद थी और वह अपनी लंबी और पतली आंखों को लगातार सिकोड़ता रहता था। उसकी नाक चील की चोंच जैसी थी और उसके होंठ पतले थे और वह दुबला पतला और लंबा था। उसके चेहरे पर एक खुला अहंकार और घमंड झलक रहा था। 8वें प्रांगण में कुल 3 पत्थर के कमरे थे और संप्रदाय की प्रतीक्षा सूची में शामिल 3 शिष्यों को इसमें रहने की अनुमति दी जा सकती थी। बैंगनी वस्त्र पहने वह टेढ़ी नाक वाला किशोर संभवतः डिंग हाओ का दूसरा रूममेट था। कितनी बुरी किस्मत है। यहाँ इतने सारे नीच शिकारी क्यों हैं? क्या इसका मतलब यह है कि मुझे, आपके आदरणीय महाराज को, इन निम्न वर्ग के लोगों के साथ रहना होगा? बैंगनी रंग के कपड़े पहने युवक ने यार्ड में इतने सारे लोगों को देखकर भौहें सिकोड़ ली। वह ऐसी आवाज में बड़बड़ा रहा था जो न तो बहुत तेज थी और न ही बहुत धीमी। यह इतनी सही आवाज थी कि वहां मौजूद हर कोई सुन सके। झांग फैन की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और वह तुरंत आगे बढ़ना चाहता था। सब ठीक है बच्चे, सब ठीक है। जल्दबाजी मत करो, बूढ़े शिकारी ने झांग फैन को पकड़ते हुए कहा। वह जानता था कि छोटी उम्र से ही उसका बेटा जो चीज सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वह थी दूसरों से अपने बेकार पिता का अपमान सुनना। उसे चिंता थी कि अगर एक बार झांग फैन ने एक पल की मूर्खता से परेशानी खड़ी कर दी, तो उसे तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय द्वारा निष्कासित कर दिया जा सकता है, और इससे उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। झांग फैन को उसके पिता ने जबरदस्ती पीछे खींच लिया और अंततः उसने अपना सिर नीचे कर लिया। हालांकि डिंग हाओ ने देखा कि किशोर शिकारी अभी भी अपनी दोनों मुट्ठियां कसकर बंद किए हुए था, और क्योंकि उसने बहुत ज्यादा बल लगाया था, उसकी उंगलियों के जोड़ बाहर निकल आए थे। जाहिर है, वह अपने अंदर के गुस्से को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश कर रहा था। दूसरा कमरा एनेक्सी निकला। कहीं कोई गलती तो नहीं है? वे एक मामूली नौकर के लिए बने एनेक्सी को मुझ जैसे युवा मालिक को कैसे दे सकते हैं? बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए हुकनाक वाले किशोर को दूसरे कमरे के सामने आकर उसे देखने पर बहुत बुरा लगा। वह तुरंत डिंग हाओ की ओर मुड़ा, जो पहले कमरे के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, और उसकी लंबी, संकीर्ण आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। अरे बच्चे, यहाँ आओ। चलो कमरे बदलते हैं। उनका लहजा अत्यंत अहंकारपूर्ण था और उसमें बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि डिंग हाओ और भी अधिक घमंडी हो जाएगा। डिंग हाओ ने हंसने से पहले झांग हाओ और बाकी लोगों की ओर रुख किया। मैं डिंग हाओ के नाम से जाना जाता हूँ। अब से हम साथी शिष्य और रूममेट होंगे। चलो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, उसने तुरंत मुड़कर अपने कमरे की ओर जाने से पहले जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने बैंगनी रंग के युवक पर एक नजर डालने की भी जहमत नहीं उठाई। अरे, हमारे युवा मालिक ने अभी तक तुमसे बात करना बंद नहीं किया है, बदमाश। चमड़े के कवच में एक गार्ड ने गुस्से से कहा। वह हवा में उछला और डिंग हाओ की पीठ पर एक मुक्का मारा। सावधान, झांग फैन ने आश्चर्य से चिल्लाया। अप्रत्याशित रूप से डिंग हाओ ने अपना सिर घुमाने की भी जहमत नहीं उठाई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पीठ पर एक जोड़ी आंखें उगाई हों। उसने अपने ही मुके से जवाबी हमला किया, और यह चमड़े के कवच में गार्ड के मुके से सीधे टकराया। दरार, हड्डियां टूटने की आवाज गूंज उठी। आह! चमड़े के कवच वाला पहरेदार चिल्लाया। ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथ पर किसी हथौड़े से प्रहार किया गया हो, उसका पूरा दाहिना हाथ अस्वाभाविक कोण पर मुड़ गया हो। गार्ड की मुट्ठी का एक हिस्सा फट गया था और घाव से खून बह रहा था। उसका शरीर, जो 50 किलोग्राम से ज्यादा था, हवा में पीछे की ओर उड़ गया, जैसे पतंग की डोर टूट गई हो और वह यार्ड की दीवार से जोर से टकराए हो, जिससे तेज धमाका हुआ और फिर वह धीरे धीरे जमीन पर गिर गई। पता चला कि वह तुरंत बेहोश हो गया था। बैंगनी रंग के कपड़े पहने युवक के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए और वह गुस्से से भड़कने ही वाला था कि उसे कुछ याद आ गया। डिंग हाओ,
तुम डिंग हाओ हो, वही डिंग हाओ जो नॉमिनल रोल में 100वें स्थान पर है, उसने आश्चर्य से कहा। इस बार तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय ने अपनी प्रतीक्षा सूची में कुल 2020 शिष्यों को नामांकित किया था, और जो लोग पहले 500 स्थानों पर रैंक पाने में कामयाब रहे, वे सभी बेहद मजबूत थे। इसके अलावा डिंग हाओ का नाम परीक्षण के पहले दिन से ही फैलना शुरू हो गया था, और इस तथ्य से भी कि वह नामात्र रोल पर 100वें स्थान पर था, ने साबित कर दिया था कि वह सभी 2000 से अधिक शिष्यों में से एक उत्कृष्ट उम्मीदवार था। हालांकि बैंगनी रंग का किशोर घमंडी था, लेकिन वह पहले 500 स्थानों से बहुत पीछे था। स्वाभाविक रूप से वह डिंग हाओ जैसे मजबूत छात्र को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वह डिंग हाओ से सावधान रहने लगा और उसका चेहरा बदल गया। अंत में उसने आगे कुछ नहीं कहा। उसकी लंबी और संकीर्ण आंखों में केवल अवज्ञा और बर्बरता की भावना थी। उसे और भी ज्यादा अपमानित महसूस हुआ क्योंकि डिंग हाओ ने इस दौरान उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली थी। इसके बजाय उसने पहले कमरे का पत्थर का दरवाजा खोला और अपने क्वार्टर में चला गया। बैंगनी वस्त्र पहने युवक के चेहरे के हाव भाव बदलते रहे जैसे ही उसने अपने अंगरक्षकों को इकट्ठा किया, जिन्होंने उसकी दैनिक आवश्यकताओं की एक बड़ी मात्रा को अपने साथ लिया और दूसरे कमरे में घुस गए। डिंग हाओ, तो ये किशोर महान डिंग हाओ है जिसमें ईश्वर जैसी प्रतिभा है। बूढ़े शिकारी की आंखें चमक उठी। उन्होंने झांग फैन की पीठ थपथपाने से पहले कुछ देर रुककर अपने बेटे को बहुत गंभीर स्वर में निर्देश दिया, बच्चे, याद रखना तुम्हें अब से अपने बड़े भाई डिंग के साथ ईमानदारी से दोस्ती करनी होगी। इस बार तुम एक अच्छे परोपकारी व्यक्ति से मिले हो बेटा। शायद इतनी बड़ी संभावनाओं वाले रूममेट के कारण तुम्हारे जीवन में कुछ निर्णायक बदलाव आए। झांग फैन ने गंभीरता से सिर हिलाया। निश्चिंत रहें, पिताजी। मुझे भी लगता है कि वरिष्ठ भाई डिंग बहुत ही गर्मजोशी से भरे हैं। बिल्कुल एक सच्चे बड़े भाई की तरह, उसने जवाब दिया। जब वह इस बिंदु पर पहुंचा, तो उसने दुखी होकर आगे कहा, पिताजी, मैं अब तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय का शिष्य हूं। अब से मुझे बच्चा मत कहो, ये बहुत भयानक है। हा हा हा, तुम छोटे शैतान। शिकारियों का समूह इस उजली दोपहर में दिल खोलकर हंसा। इस क्षण एक सुखद और बहुमूल्य स्मृति कैद हो गई। तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद पहले 3 दिन प्रतीक्षा सूची में शामिल शिष्यों के लिए सबसे अधिक आरामदायक थे। प्रतीक्षा सूची में शामिल 2000 से ज्यादा शिष्यों को स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने की अनुमति दी गई। उनके पास अपने परिवार, दोस्तों और अंगरक्षकों को विदाई देने के लिए पर्याप्त समय था, जो उनके साथ थे और उनकी रक्षा कर रहे थे, साथ ही पहाड़ पर मौजूद माहौल से परिचित होने और उसके अनुकूल होने के लिए भी। इन 3 दिनों के दौरान उनके लिए कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी। 3 दिन के बाद सभी अप्रासंगिक कार्मिकों को तलवारबाजी की खोज करने वाले पर्वत को तुरंत छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहां जाने का समय बीत चुका था। इस तरह उत्साही किशोरों ने अनिच्छा से अपने करीबी लोगों को अलविदा कहा और तलवारबाजी की तलाश करने वाले संप्रदाय में अकेले ही रह गए। अब वे प्रशिक्षण की कठिन यात्रा पर निकल पड़े। अध्याय 30 5 अकादमियों की बड़ी प्रतिस्पर्धा। इन 3 दिनों के दौरान अपने बुनियादी शारीरिक कार्यों या भोजन और तरल पदार्थ के सेवन के अलावा, डिंग हाओ अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए अपने कमरे में ही रहा। वह पहले से ही यहाँ 4 साल से अधिक समय से रह रहा था, और उसने अपनी यादों को अतीत के साथ मिलाकर तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के बारे में सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। अब उसे इस पहलू पर और समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब उनका लक्ष्य उपलब्ध समय का उपयोग अभ्यास के लिए करना तथा अपनी व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाना था। जैसा कि उम्मीद थी, पहला कमरा विशाल प्रांगण में सबसे अच्छा कमरा निकला। कुल मिलाकर ये सामने वाले हॉल और पीछे वाले कक्ष में विभाजित था। सामने वाला हॉल विशाल और अच्छी तरह से रोशनी वाला था। ये प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त था। पिछला कक्ष थोड़ा अधिक संकीर्ण था और इसमें केवल हरे पत्थर से बना एक डेस्क और बिस्तर था। जाहिर है, यह उसका आराम करने का क्षेत्र था। डिंग हाओ के लिए हर मिनट और हर सेकंड बेहद कीमती था। उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत थी ताकि वह जल्दी से जल्दी उस स्थिति तक पहुंच सके जहां वह जंगल में चलने में सक्षम हो सके। तभी वह अपनी छोटी बहन की तलाश में दूर दक्षिणी भूमि की यात्रा कर सकता था। यह उसके वर्तमान शरीर के पूर्व स्वामी की आत्मा से किया गया उसका अंतिम वादा था। उसे अपना लक्ष्य हासिल करना था।
बेशक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी होने के कारण उसने बहुत पहले ही मन कसम खा ली थी कि एक दिन वह नामात्र की सूची में शीर्ष पर चढ़ जाएगा और राक्षसी ताकत से उन सभी प्रतिभाशाली लोगों को रौंद देगा। बम बम बम। बाहर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। डिंग हाओ ने अपनी तलवार रखी और सीधा खड़ा हो गया, धीरे धीरे मुंह से बदबूदार सांसें छोड़ते हुए। फिर उसने दरवाजा खोला और पाया कि झांग फैन बाहर खड़ा था। वरिष्ठ भाई डिंग, अभी अभी हमारे अकादमी के प्रशिक्षक वांग ज्यूफेंग ने हमारे लिए एक संदेश भेजा है। उसे चाहिए कि हम कुछ ही देर में पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट के डोजो में इकट्ठा हों। उसने कहा कि 5 अकादमियों पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और मध्य के बीच बड़ी प्रतियोगिता 2 दिनों के बाद होगी, और वह पहले से ही हमारे प्रतिनिधियों को चुनना चाहेगा। मैं आपको सूचित रखने के लिए आया हूं, किशोर शिकारी ने अपने चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान के साथ कहा। मैंने आपके प्रशिक्षण को बाधित नहीं किया, है ना? डिंग हाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। अब से हम साथी शिष्य होंगे, इसलिए आपको मुझे इतने विनम्र तरीके से संबोधित करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे डिंग हाओ कह सकते हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह अपने कमरे में चले गए और संप्रदाय द्वारा जारी किए गए हरे रंग के लंबे वस्त्र पहन लिए तथा जंग लगी तलवार को कमर पर बांधकर पुनः बाहर निकल गए। 8वें यार्ड से बाहर निकलते समय दोनों बातें करने लगे। वे जंगल में हरे पत्थर की पट्टियों से बने रास्ते पर चल रहे थे। रास्ते में उन्हें ईस्टर्न एकेडमी के कई शिष्य मिले जो एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। वे सभी अपने चेहरे पर उत्साह के भाव लिए हुए थे और 2-2 या 3-3 की संख्या में एक साथ परेड स्क्वायर से दूर डोजो की ओर बढ़ रहे थे। ये हरे शर्ट के पूर्वी अकादमी के शिष्य थे। पहले 20 स्थानों पर रैंक किए गए रहस्यमय असाधारण प्रतिभाशाली लोगों के अलावा, जिन्हें गुप्त प्रशिक्षण के लिए सीधे संप्रदाय के आंतरिक गर्भगृह में ले जाया गया था, तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के अन्य 2000 शिष्यों को 5 बड़ी अकादमियों में विभाजित किया गया था। हरी शर्ट की पूर्वी अकादमी, बैंगनी शर्ट की दक्षिणी अकादमी, लाल शर्ट की पश्चिमी अकादमी, पीली शर्ट की उत्तरी अकादमी और सफेद शर्ट की केंद्रीय अकादमी। प्रत्येक अकादमी में ठीक 400 शिष्य थे, और वे अपने वस्त्रों के रंग के आधार पर एक दूसरे से भिन्न थे। अलग अलग अकादमियों के शिष्य न केवल अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे, बल्कि मार्शल आर्ट के क्षेत्र में उनकी उन्नति का भी अलग अलग प्रशिक्षकों द्वारा ध्यान रखा जाता था। उन सभी को 1 साल की रूकी ट्रेनिंग अवधि से गुजरना पड़ता था। उल्लेखनीय बात यह थी कि 2000 नए लोगों को केवल प्रतीक्षा सूची में शामिल शिष्यों के रूप में ही माना जा सकता था। इसका अर्थ ये था कि यदि उनमें से कोई भी 1 वर्ष पहले परीक्षण में बाहर हो जाता, तो वह तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में बने रहने का अधिकार खो देता और संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाता। वास्तव में तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय में अनगिनत परीक्षाएं होती थीं। हर महीने एक छोटी परीक्षा होती थी, हर मौसम में एक महत्वपूर्ण परीक्षा होती थी और हर साल एक बड़ी परीक्षा भी होती थी। परीक्षाएं कई तरह की और कई रूपों में होती थीं, और इससे शिष्यों पर घुटन भरा दबाव पड़ता था। तलवारबाजी चाहने वाला संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय था जो प्रतिस्पर्धा को बहुत महत्व देता था। शिष्यों को 5 अकादमियों में बांटने की प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बनाने की एक विधि थी। हर महीने 5 अकादमियों के बीच एक बड़ी प्रतियोगिता होती थी। प्रत्येक अकादमी मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधियों का चयन करती थी। युद्ध कौशल की इन प्रतियोगिताओं को जीतना बहुत महत्वपूर्ण था। अंतिम रैंकिंग से ये तय होगा कि अगली प्रतियोगिता से पहले किस अकादमी से संबंधित शिष्यों को सबसे अधिक मात्रा में प्रभावी दवा, रहस्यमय कलाओं की नियमावली और अन्य विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे, यानी अगले महीने से पहले। सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त करने वाली अकादमी से संबंधित शिष्यों को अपने दैनिक प्रशिक्षण के दौरान संप्रदाय के विशेषज्ञों से और भी अधिक मार्गदर्शन मिल सकता है। ये संसाधन और लाभ ऐसी चीजें थीं जिनके कारण नए खिलाड़ी एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए। कोई भी किशोर चाहे किसी भी अकादमी से संबंधित हो, वह खराब शुरुआत के कारण हारना नहीं चाहता था। 10 मिनट के बाद डिंग हाओ और झांग फैन दोनों पूर्वी अकादमी के परेड स्क्वायर में डोजो के महान हॉल में पहुंचे। विशाल हॉल में पहले से ही 200-300 लोग मौजूद थे। सभी ने योद्धा की तरह हरे रंग की शर्ट पहनी हुई थी और हॉल के बीच में रिंग के चारों कोनों पर पत्थर की सीटों पर बैठे थे। वे एक दूसरे से फुसफुसाते हुए आगामी प्रतियोगिता के लिए उम्मीदवार चयन परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे।
वे सभी उत्साहित दिख रहे थे और अपने हाथ आजमाने के लिए उत्सुक थे। बैंगनी वस्त्र पहने किशोर वांग शियाओकी, जो 8वें यार्ड में डिंग हाओ और झांग फैन दोनों के साथ रह रहा था, भी भीड़ में था। उसने भी हरे रंग की शर्ट पहन ली थी और किशोरों के एक समूह के साथ गर्मजोशी से बातचीत कर रहा था। हुक नाक वाला युवक वांग शियाओकी और अन्य लोग चारों ओर भीड़ लगाए हुए हैं, जिसे जुओ यीफे के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वह 107वें स्थान पर है, जो पूर्वी अकादमी के शिष्यों के शीर्ष स्तर के काफी करीब है। उसने हमेशा खुद को बेहद घमंडी के रूप में पेश किया है, और इन कुछ दिनों के दौरान, उसने पूर्वी अकादमी के काफी संख्या में शिष्यों को जीत लिया है। वह पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट का नेता बनने पर तुला हुआ है। झांग फैन ने धीरे से डिंग हाओ से कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि किशोर शिकारी को काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई थी। दोनों ने बिना किसी जल्दबाजी के खाली सीटें ढूंढ ली और बैठ गए तथा चयन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार करने लगे। ये वह क्षण था जब डिंग हाओ ने देखा कि डोजो के पत्थर के हॉल के मध्य में स्थित हरे पत्थर की अंगूठी के केंद्र में कोई चुपचाप खड़ा था। वह एक मोटा, मांसल आदमी था जिसके मूंछें थीं और जो एक लंबा हरा लबादा पहने हुए था। उस बलिष्ठ व्यक्ति के पास एक आभा थी जिससे डिंग हाओ को लगा कि वह बहुत खतरनाक है, जैसे कि वह एक भयंकर जानवर हो जो चुपचाप रिंग में खड़ा होकर घात लगाए बैठा हो। उसके बलिष्ठ शरीर में एक डरावनी शक्ति छिपी हुई थी, और एक बार जब वह बाहर आ जाती, तो वह डोजो में मौजूद सभी किशोरों को 15 मिनट के भीतर टुकड़े टुकड़े कर सकता था। डिंग हाओ ने गुप्त रूप से तुलना करने की कोशिश की और पहले ही यह निर्धारित कर लिया था कि वह उस मजबूत कद वाले व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। उसी समय, मूंछों वाले उस मोटे आदमी ने डिंग हाओ की नजर अपने ऊपर महसूस की और दूसरी ओर देखने लगा। उनकी नजरें मिली और डिंग हाओ को लगा कि उस मोटे आदमी की नजर चाकू की तरह तेज थी। यह इतनी तेज थी कि डिंग हाओ को अनजाने में आंखें सिकोड़नी पड़ी। उसकी पुतलियां दुखने लगी और दर्द होने लगा, और वह मन ही मन हैरान भी हुआ। डिंग हाओ को घूरते हुए उस मोटे आदमी के होठों पर एक अजीब सी भंगिमा उभरी। कुछ सेकंड के बाद, उसने अपनी नजरें हटा ली और पूरे बड़े हॉल को देखने लगा। उसने हल्के से सिर हिलाया और फिर हल्की सी घुरघुराहट की। हुन्फ! यह न तो बहुत तेज था और न ही बहुत धीमा, बल्कि सभी के कानों के पास स्पष्ट सुनाई दे रहा था। तुरंत ही, सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके कान के पर्दों पर बुरी तरह से प्रहार किया गया हो। भीड़ में से जिन युवाओं की नींव कमजोर थी या जो कमजोर थे, वे अनायास ही पीले पड़ गए और लड़खड़ाने लगे। सभी ने अपनी चर्चा रोक दी और आश्चर्य से उस बलिष्ठ व्यक्ति की ओर देखने लगे। डोजो का विशाल हॉल इतना शांत हो गया था कि पिन गिरने की आवाज भी स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी।